टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। हमारे जो भी अमेंडमेंट्स हुए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशंस में कब हुए, क्या क्या एक्ट हुए, वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले अमेंडमेंट से। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 देखते हैं क्या हुआ। तो इसमें नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया था। तो नाइन्थ शेड्यूल क्या है? तो लैंड रिफॉर्म्स, प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ये ऐड किया गया था नाइन्थ शेड्यूल। किसमें? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में। और क्या क्या था? तो फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन था, प्लेस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हुआ था ऐड। और क्या क्या ऐड हुआ था? तो स्पेशल प्रोविंस एनेबल, स्पेशल प्रोविंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविंस एनेबल किया गया था। और क्या था? जुडिशियल इम्पैक्ट में क्या हुआ था? तो प्रोटेक्ट जमींदारी, एबॉलिशन लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, तो जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया था और लॉ सेटअप किया गया था। दूसरा देखते हैं अब हम लोग। पहला खत्म हो गया, अब दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ था? तो सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952 क्या है? तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें रीएडजस्टमेंट स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, इलेक्ट्रॉल चेंज हुआ था, लोकसभा को रीएडजस्ट किया गया था। उसके बाद पॉपुलेशन रेशियो, 1 मेंबर कैन रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7.5 पीपल, ये हुआ था। उसके बाद सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 देखते हैं। तो इसमें क्या है हुआ? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे। और पहला कौन स्टेट हुआ था? तो आंध्र प्रदेश हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, याद रखिएगा। और क्या है? तो क्रिएट 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। 14 स्टेट्स बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किए गए थे। उसके बाद कोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉमन दो स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता था शेयर करने का, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर क्या था? तो टेरिटोरियल कंसेप्ट ने, मतलब यूनियन टेरिटरी का टेरिटरी कॉन्सेप्ट ऐड किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था यूटी का, और 6 यूटीज क्रिएट भी किए गए थे। तो ये हुआ था सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956। अब हम लोग 1960 का देखते हैं क्या क्या हुआ। 1960s के अंडर में क्या क्या अमेंडमेंट हुए। तो फर्स्ट अब क्या आता है? तो नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960 में क्या हुआ? तो इसमें टेरिटोरियल चेंज रिजल्ट ऑफ इंडो पाक एग्रीमेंट 1958। तो जो टेरिटरी चेंजेस हुए थे इंडो पार्क एग्रीमेंट्स में, जो जो टेरिटरीज चेंज हुए थे वो ऐड किए गए थे। उसके बाद बेरूबारी यूनियन, जो वेस्ट बंगाल का कोड, वेस्ट बंगाल सीडेड टू पाकिस्तान, बेरूबारी जो था टेरिटरी, उसको किसको दे दिया गया था? तो पाकिस्तान को दे दिया गया था। और आगे क्या आता है? 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 क्या था? तो इसमें दादर नगर एंड हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया था। ये हुआ था सिर्फ 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। इस पीडीएफ में मैंने जो इम्पोर्टेंट है ना, वो सिर्फ आपको एक कंसाइज वे में कर दिया है कि आप रिवीजन करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो लास्ट टाइम पे। क्योंकि ये माइंड मैप है, तो माइंड मैप में मैंने सारा चीज़ तो फालतू ऐड नहीं कर सकती हूँ, तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही सिर्फ ऐड किया है। तो आगे देखते हैं। 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 क्या है? तो इसमें क्या क्या ऐड किया गया? तो गोवा दमन दीव को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। आगे क्या है? 13 अमेंडमेंट एक्ट 1962 में क्या हुआ? तो नागालैंड को एक स्पेशल स्टेट बनाया गया, नागालैंड को दिया गया। और स्पेशल प्रोविंस अंडर 371 ऐड किया गया। उसके बाद क्या है? 14 अमेंडमेंट एक्ट 1962, इसमें पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। और क्या क्या दिया गया? तो यूनियन टेरी गिवन लेजिस्लेचर एंड काउंसिल मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी को अपना लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया गया, उनको लेजिस्लेटिव पावर दिया गया। और क्या है? इफेक्ट्स यूटीज हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव और पौंडीचेरी इस यूनियन टेरिटरी में आते थे। उसके बाद क्या है? 19 अमेंडमेंट एक्ट 1966, इस पे क्या हुआ? तो इसमें इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हुआ, एबॉलिश सिस्टम ऑफ इलेक्शंस ट्रिब्यूनल्स, एबॉलिश कर दिया गया था इलेक्शंस ट्रिब्यूनल्स सिस्टम। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हुए और जुडिशियल पावर बना, हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर दिया गया, गिवन पावर टू हियर इलेक्शन पटिशन, इलेक्शन के रिलेटेड जो भी पटिशन्स जाते थे कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, उसको पावर दिया गया, हाई कोर्ट को पावर दिया गया, जुडिशियल पावर हुआ। उसके बाद क्या हुआ? तो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में क्या हुआ? तो सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया हमारे इस शेड्यूल में, 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस होते हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं, तो इसमें ऐड किया गया।
उसके बाद ये ख़त्म होता है 1960 वाला। अब हम लोग 1970s के अंदर जो जो अमेंडमेंट हुआ है वो देखते हैं। तो 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971 देखते हैं। ये क्या है? तो प्रेसिडेंशियल पावर दिया गया है, प्रेसिडेंट को पावर है, एसेंट है कि वो अगर अमेंडमेंट बिल गया है तो उनको प्रेसिडेंट को साइन करना बहुत ही मतलब प्रेसिडेंट का एसेंट लेना कि ये अगर वो प्रेसिडेंट ने कहा कि इसमें चेंज करना है तो वो ज़रूरी है करना। तो ये ही ऐड किया गया, प्रेसिडेंट को पावर दिया गया किस अमेंडमेंट में? 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971 में दिया गया। अब आगे देखते हैं 25 अमेंडमेंट एक्ट 1971 देखते हैं उसमें क्या हुआ। तो फंडामेंटल राइट से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी राइट हटा दिया गया, प्रॉपर्टी राइट रिमूव कर दिया गया। और किस आर्टिकल में गया और किस पार्ट में, आप मेरे को कमेंट करके बताना। उसके बाद देखते हैं हम और क्या हुआ। ये इसका फीचर्स है, क्या क्या है वो आप पढ़ लेना, ये इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। आगे देखते हैं 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ। तो एबॉलिशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस एंड द पेमेंट गिवन टू द फॉर्मल रूल। हाँ, मतलब इसमें क्या हुआ मैं बताती हूँ। इसमें जो भी प्रिंसली स्टेट्स के पावर थे, जो भी था राजा में राजा वाला कल्चर, उसको एबॉलिश कर दिया गया। सारे स्टेट्स और यूटीज़ का एक ही रूल होगा, वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना है, वो उसी रूल से चलेंगे। कोई भी प्रिंसली स्टेट्स, कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होगा। तो ये इसमें आया। उसके बाद क्या है 31 अमेंडमेंट एक्ट 1972 देखते हैं। इसमें लोकसभा का सीट को बढ़ाकर 542 से 525 से 545 कर दिया गया। किस अमेंडमेंट से? 31 अमेंडमेंट से। 35 अमेंडमेंट 1974 क्या है? तो सिक्किम को एक स्टेट का दर्जा दिया गया। किस स्टेट का? तो एसोसिएटिव स्टेट ऑफ इंडिया को, इंडिया का दर्जा किसको दिया गया? सिक्किम को दिया गया। उसके बाद 36 अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं 1975 का। सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट का घोषित कर दिया गया। अब उनका जो भी स्टेटस था वो हटाकर एक सिक्किम हमारा इंडिया का स्टेट है, ये दर्जा दिया गया। किससे? 36 से। तो ये आपको याद रहेगा, 35 में सिक्किम को एसोसिएटिव स्टेट का दर्जा दिया गया और 36 में फुल फ्लेजेड स्टेट का। उसके बाद क्या आता है? तो 40 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ? तो मैरिटाइम पावर दिया गया। क्या मैरिटाइम पावर दिया गया? तो पार्लियामेंट इम्पावर टू अ स्पेशल टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स, मतलब वाटर लिमिट्स डिसाइड करने का पावर किसको? पार्लियामेंट को दे दिया गया। मैरिटाइम पावर का दर्जा मतलब दिया गया पावर। उसके बाद जुरिडिक्शंस पावर ओवर, ये मैरिटाइम वाला है तो ये आप गो थ्रू करना, ये इसी के अंडर में है। उसके बाद क्या है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें क्या हुआ? तो इसमें प्रेम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया हमारे प्रेम्बल में, और इंडिया को कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया प्रेम्बल में। ये सब ऐड करने के बाद किससे अमेंडमेंट से? तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और क्या हुआ? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई इसमें। कौन सी ड्यूटीज़? तो इंट्रोड्यूस ड्यूटीज़ फॉर सिटीजन्स लाइक प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि जैसे फंडामेंटल नॉन जस्टिसेबल होता है तो वो अगर आप इसको तोड़ दोगे तो आपको फाइन, मतलब आपको ऐसे कोर्ट में नहीं जाया जाएगा, पर हाँ पनिशमेंट्स हर स्टेट्स के होते हैं कि अगर आप हमारे नेशनल फ्लैग को जैसे डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपको उसके अंदर भी पनिशमेंट मिलता है, पर वो किस में आता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। और क्या हुआ? तो सेंट्रलाइजेशन हुआ। चार सब्जेक्ट्स को किस में ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट में दे दिया गया। कौन कौन सा? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब और भी था इसमें। तो ये सब चीज़ को कॉन्करेंट लिस्ट में दे दिया गया और सेंटर को पावर दिया, भी और भी पावर दिया गया सेंटर को इसमें डिसीजन लेने का। ये पहले स्टेट लिस्ट में होता था तो अब इसको कॉन्करेंट लिस्ट में दे दिया गया। उसके बाद प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया। क्या दिया प्रेसिडेंट को? तो मेड द प्रेसिडेंट बॉन्ड टू अ कैबिनेट एडवाइस, गेव मोर पावर टू पीएम। पीएम को मतलब और पावर मिल गया कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो कैबिनेट और पीएम के एडवाइस के थ्रू ही डिसीजन ले। मैंने ये आपको ऐसे भी बताया था कि प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और क्या है? तो लोकसभा और स्टेट असेंबली को 4 से 6 साल तक का लाइफ एक्सटेंड कर दिया गया, तो टर्म एक्सटेंड कर दिया गया। और क्या हुआ? गिवन इंपॉर्टेंस टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट एंड एडेड न्यू वन फॉर फ्री लीगल एड, वर्कर पार्टिसिपेशन एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। मतलब डीपीएसपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया फंडामेंटल राइट से और ये सब चीज़ नया फीचर ऐड किया गया डीपीएसपी।
और इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि 42 अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे चीज़ें चेंज हुए, तो ये एक तरह से ये भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। 42 अमेंडमेंट जो था किसके द्वारा लाया गया था पहली बार, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। तो इसमें यही सारा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया। अब आगे हम लोग देखते हैं 44। ये 42 के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 44 भी है। इसमें क्या हुआ, तो राइट टू प्रॉपर्टी मूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट टू लीगल राइट। मैंने आपको बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कहाँ भेज दिया गया, कहाँ ट्रांसफर हो गया, लीगल राइट में। और मैंने आपसे पूछा भी था कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 300A में क्या चीज़ है, राइट टू प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या हुआ, तो 5 ईयर टर्म फॉर लोकसभा का मतलब 5 ईयर कर दिया गया, और विच हैज़ बिन एक्सटेंडेड बाय 42। अगर 42 से जो एक्सटेंड करके हुआ था ना 5 to 6, उसको चेंज करके 5 फिर से कर दिया गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ये खत्म हो गया 70s वाला। अब हम लोग 90s 80s के अंदर में जो जो हुए हैं वो देखते हैं अमेंडमेंट। तो पहला है 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। और आप ये याद रखना, जो भी मैंने आपको अमेंडमेंट बता रही हूँ ये सारा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अपने टिप पॉइंट पे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस अभी न्यू पैटर्न में आ रही है क्वेश्चंस, उससे अमेंडमेंट क्वेश्चंस आ रही हैं, तो आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये सबसे। तो 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में क्या है, तो एंटी डिफ्लेक्शन रूल था इसमें ऐड किया गया, 10th शेड्यूल ऐड किया गया इसमें एंटी डिफ्लेक्शन लॉज का। और क्या पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ, लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट पार्टी स्विचिंग। इसमें मतलब एक एक्ट बनाया गया ये एंटी डिफेक्शन की, जो पार्टी स्विच किया जाता है, लोग हार जाते हैं फिर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो ये वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया इस किससे, थ्रू 52 अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद हम लोग देखते हैं 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। उसमें क्या हुआ, तो वोटिंग राइट पहले 21 था, उसको घटा कर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और क्या हुआ, और ये एप्लीकेबल दोनों के लिए, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए भी और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए भी ये यही नियम होगा कि अब सभी लोग को 18 ईयर्स के से बाद वोटिंग देने का अधिकार है। उसके बाद क्या आता है 65 अमेंडमेंट एक्ट 1990 में क्या हुआ, तो कमीशन इस्टेब्लिशमेंट हुआ, नेशनल कमीशन फॉर ST/SC इस्टेब्लिश किया गया, मतलब स्पेशल कमीशन इस्टेब्लिश हुए किसके लिए, ST/SC के लिए हुए। और क्या हुआ, ऑफिस रिमूवल हुआ। क्या ऑफिस रिमूवल हुआ, तो स्पेशल ऑफिसेस फॉर ST/SC ऑफिसर्स रिमूव कर दिए गए, क्योंकि अब नेशनल कमीशन ही बन चुका है, तो स्पेशल जो जो था ऑफिसर्स उनका क्या काम, तो इसलिए अब नेशनल कमीशन बना। अब हम लोग 1990s अमेंडमेंट्स देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 देखते हैं। तो दिल्ली को क्या स्टेटस मिला, तो दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला, और ये हमारा नेशनल कैपिटल भी है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी स्टेटस मिला। गवर्नेंस क्या हुआ, तो 70 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 मेंबर काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया इस अमेंडमेंट में। किस अमेंडमेंट से, तो 69 अमेंडमेंट से। उसके बाद क्या आता है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या हुआ, तो लैंग्वेज ऐड किया गया, और लैंग्वेजेस ऐड किए गए। क्या क्या किए गए, तो कोनकी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज 8 शेड्यूल में ऐड किए गए। उसके बाद टोटल इंक्रीज हो गया 18 लैंग्वेजेस, सॉरी, जैसे मैंने आपको बताया था ना 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और 22 और लैंग्वेजेस ऐड है इसमें। उसके बाद क्या आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें क्या है, तो पंचायती राज का पावर मिला, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर कंट्री। और क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल एडिशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल एडिशन में 11th शेड्यूल ऐड किए गए, 9th पार्ट में 11th शेड्यूल ऐड किए गए पंचायती राज का। और रूरल गवर्नेंस, पंचायती राज को और से अच्छे पावर्स और प्रोविंशियल्स दिए गए। और फिर 74 में क्या हुआ, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, इसमें पंचायती है और इसमें क्या है, इस पे अर्बन वाला है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ये देखते हैं। इस पे अर्बन गवर्नेंस मिला, अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, 9th है और 12th शेड्यूल में ऐड किया गया, म्यूनसिपैलिटी को पावर दिया गया। तो ये था ये दोनों में। अब हम लोग 86 देखते हैं। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2022 में क्या हुआ, तो एजुकेशन को एलिमेंट्री बना दिया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, मतलब 6 to 14 ईयर्स को लोग को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है ये हमारे कंट्री में।
6 to 14 को कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हमारा क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, तो पेरेंट्स और गार्जियन को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि उन्होंने मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेशन देना, एक ये फंडामेंटल ड्यूटी है। और क्या है, आर्टिकल ऐड किया गया, 51A आर्टिकल ऐड किया गया। और क्या है वो देखते हैं। अब आगे क्या है, 20th अमेंडमेंट कौन कौन सा खत्म हो गया, तो 96 खत्म हो गया, 1960s खत्म हो गया, 1990 खत्म हुआ, सॉरी। अब हम लोग देखते हैं 20s का 200 का अमेंडमेंट्स देखते हैं। 200 में कौन कौन सा अमेंडमेंट हुए। तो पहला है 88 अमेंडमेंट एक्ट 2003 का, 2003 का 88 अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं। इसमें क्या हुआ, टैक्सेशन का अमेंडमेंट हुआ। क्या अमेंडमेंट हुआ, तो प्रोविंसेस ऑफ स्पेशल टैक्सेस अंडर आर्टिकल 268A ऐड किया गया। सर्विस टैक्स बाय यूनियन कलेक्टेड बाय यूनियन, सर्विस टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, तो अब यूनियन एंड स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ। क्या हुआ, तो बोडा, डोगरी, मैथिली, सैंथली, ये सबको 8th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया, और 18 से अब 22 लैंग्वेजेस हो गया। मैंने आपको बताया था ये वाला। उसके बाद क्या हुआ, 95 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या हुआ, तो रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया गया ST/SC को और 10 ईयर्स के लिए अप टू 2020। और फिर क्या हुआ, एंग्लो इंडियन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन अभी तक कंटिन्यू है इस अमेंडमेंट में, और आर्टिकल 334 अमेंडमेंट के थ्रू ये इसमें हुआ 95 में। अब 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में देखते हैं क्या क्या हुआ। तो कोऑपरेटिव स्टेटस दिया गया है, कोऑपरेटिव्स को, सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 का, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 19 में आता है। नया DPSP ऐड किया गया 43B टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स, और ये कौन से पार्ट में ऐड हुआ, तो 9B में ऐड किया गया। तो ये था 97। अब हम लोग 2010 के अंडर में जो जो आर्टिकल्स हुए हैं 2010 के बाद वाला देखते हैं। तो फिर क्या है, तो 10th अमेंडमेंट एक्ट 2015 देखते हैं। क्या है इसमें, तो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ 1974 वाला, उसको और लैंड को जो जो था उसको सीज किया गया, देखा गया। और फिर टेरिटोरियल एक्सचेंज किया गया बांग्लादेश से, जो जो टेरिटरीज इंडिया में थी वो इंडिया को, बांग्लादेश में थी जो इंडिया का प्रॉपर्टी था वो इंडिया को दे दिया गया, और बांग्लादेश वाला को बांग्लादेश को दे दिया गया। ये इसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद स्टेट इम्पैक्ट हुआ अमेंडमेंट टेरिटरीज ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय इन फर्स्ट शेड्यूल। ये सब ऐड किया गया, किसमें, 100 में किया गया। अब 101st में देखते हैं 2006 का अमेंडमेंट। उसमें क्या हुआ, तो गुड एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, GST को इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार हमारे कंट्री में। उसके बाद मेजर रिफॉर्म यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम, ये सब ऐड किया गया किसमें, 101st में। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 102 में क्या हुआ, 2018 में ऐड किया गया था ये। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, मतलब ST/SC के लिए भी एक नेशनल कमीशन, और फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक बना। और स्ट्रेंथ वही है, मतलब स्ट्रेंथ करने के लिए ये सब, तो ये दोनों इसी का है, इसके अंडर में ही आता है। मेन आपका ये है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद 103 में क्या हुआ, 2019 का अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ, तो इकोनॉमिकल रिजर्वेशन मिला 100% को, किस सेक्शन को, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS को। अभी ये लेटेस्ट में ही यूज़ हुआ है, 2009 का है। इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आपसे पूछा जाए EWS कब लागू किया गया, तो 109 2019 में। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, क्लासेस अदर देन ST/SC एंड OBC, मतलब जनरल ग्रुप के लिए ये है। और इसमें कौन सा आर्टिकल कवरेज होता है, तो आर्टिकल 15 एंड 16 होता है। तो यही था इसमें। अब हम लोग आगे देखते हैं लास्ट सेक्शन 104 2020। इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ रिजर्वेशन डेडलाइंस एक्सटेंड कर दिया गया है 70 to 80 ईयर तक। उसके बाद ST/SC सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा मिला। उसके बाद एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया गया। किस अमेंडमेंट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 से हटा दिया गया। उसके बाद 105 2021 में क्या है,
तो गिव बैक द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर द कम्युनिटीज आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज आर नोन एज ओबीसी एज अ स्टेट लेवल रिजर्वेशन एंड वेलफेयर। ओबीसी को पावर दे दिया गया फिर से, तो इसमें ये है। उसके बाद क्या है, 106 2023 लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या मिला, तो वेमेंस को रिजर्वेशन मिला गया, 2/3 रिजर्वेशन सीट्स दे दिया गया वेमेन को। लोकसभा राज्यसभा सारे असेंबलीज जितने भी है, दिल्ली असेंबली, वो सब में वेमेन को रिजर्वेशन दिया गया, इंक्लूड सीट्स रिजर्व फॉर ST SC, और वेमेन रिजर्वेशन बिल इनैक्ट कर दिया गया। तो यही था सारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, मैंने आपको बता दिया सीरियल वाइज, मैंने आपको सारा कवर कर दिया कि क्या क्या इस अमेंडमेंट में था, क्या क्या फीचर्स है। और ये PDF जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट करना, और नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना वो भी कमेंट करना। अगर अच्छा लग रहा है आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।